लेवल एक्टिविटीज, फॉगिंग का काम म्यूनिसिपैलिटी के सहयोग से पूरे रघु राजस्थान शर्मा में क्या कर कह भी रहा है, लेकिन इसको और तेज गति प्रदान करने के लिए हमने आज 3 बिंदुओं पे हमारे प्रमुख शासन सचिव, MD NHM, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, MD RMSCL, जितने भी हमारे CMHOs हैं, PMO हैं, विभाग के तमाम जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों के जो अधीक्षक हैं, उनसे लगभग 3 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी की है, जो खत्म ही हुई है। और मौसमी बीमारियों की रोकथाम किसी भी सूरत में राजस्थान में सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि विभाग ने सारा प्रदेश जानता है कोविड-19 में चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड वेव हो, बहुत ही शानदार तरीके से काम किया और इसीलिए हमारे पैरामीटर्स भी 0.94 आपका मृत्यु दर हो और 99% से ज़्यादा रिकवरी हो। राजस्थान के कोविड मैनेजमेंट की या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की सब जगह तारीफ हुई। ये वही टीम है, अभी हमने कहा कि कोविड के केसेस अभी कम हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारा फोकस मौसमी बीमारियों के ऊपर होना चाहिए। वैसे तो हर साल ये डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये बीमारियां हर साल मौसम के हिसाब से आती है। अभी हमने कहा है कि 20 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में पूरे राजस्थान में डेंगू के खिलाफ और मौसमी बीमारियों के खिलाफ विशेष अभियान विभाग के द्वारा चलाया जाए। उसके अलावा सभी जिलों में और स्टेट लेवल पे 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करे, रैपिड रिस्पांस टीम की गठन की जाए उसका। और इसके अलावा जिन जगह पे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, उनके मरीज पाए जाएं, उनके आसपास के 50 घरों में टारगेटेड रूप से एंटी लार्वल एक्टिविटीज की जाए। मैं प्रदेश की जनता से भी ये अपील करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी ज़्यादा समय तक पानी ठहरा हुआ है उसमें लार्वा डेवलप होता है, और लार्वा डेवलप होता है तो ये डेंगू की हम चपेट में आते हैं। इसलिए अपने कूलर है, कोई टायर में पानी, क्योंकि बारिश भी अभी तक हो रही है, जो ठहरा हुआ पानी है उस पे कम से कम उसको निकाल दें कूलर से या टायर में, कहीं भी किसी बर्तन में रखा हुआ पानी लंबे समय तक नहीं रहे। उसके अलावा IEC एक्टिविटीज़ उनको हम तेज करें, लोगों को जागरूक करने का अभियान चले। दूसरा, सभी जिलों में प्रदेश से नोडल अधिकारी भेजे जाएं, जहां पे ज़्यादा है मरीजों की संख्या वहां पहले भेजें, और उसके बाद में सारे जिलों में एक एक नोडल ऑफिसर स्टेट की तरफ से भेजा जाए। और जितने भी हमारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हैं, वहाँ पे भी मना नहीं करें, वहाँ IPD की सुविधा, वहाँ मरीजों को भर्ती करने की बात करें, क्योंकि वैसे भी थर्ड वेव की तैयारी के लिए हमने 332 CSC सेलेक्ट की है राजस्थान में, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो किसी भी सूरत में किसी भी अस्पताल में बेड की किल्लत नहीं रहनी चाहिए। मैपिंग करें, कितने पेशेंट रोज आ रहे हैं, कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसके अनुपात में अगर डिस्चार्ज होने से ज़्यादा संख्या है नए मरीजों की, भर्ती होने वालों की, तो उतनी ही संख्या में बेड भी पूरे राजस्थान में बढ़ाए जाएं। रेफर नहीं करें। अभी हमारा ये हो रहा है कि जरा सा डेंगू का कोई मरीज मिला उसको सीधा रेफर करते हैं। जिन मरीजों का इलाज सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पे या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे संभव हो, वहाँ पे उनका इलाज करें। वहाँ बेड्स की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, और जितनी दवाइयाँ हैं उन दवाइयों की सुनिश्चितता प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक सुनिश्चित करें। दवाइयों के किट जो प्रिवेंशन में काम आते हैं वो डोर टू डोर बांटे जाएं। पूरे राजस्थान में डोर टू डोर सर्वे होता रहे। ये तमाम इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं। और ये मौसमी बीमारी का जो कहर है इस दौर में, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उसको अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए। और जिन लोगों के स्थानांतरण हुए अगले 3 दिन में उन सब लोगों की ज्वाइनिंग सुनिश्चित करें, ताकि हमारे जो मेडिकल स्टाफ है उसकी भी कमी
कहीं भी नहीं रहे, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा राजस्थान में 82% फर्स्ट डोज हम लगा चुके हैं वैक्सीनेशन की, 40% सेकेंड डोज लग गई है। हमने कहा कि आप एक तो रैंडम सैंपलिंग का काम कम मत होने दो, वो चलता रहे। सेकेंडली, वैक्सीनेशन का विशेष ड्राइव चलाया जाए ताकि टाइम बाउंड तरीके से ये जो सेकेंड डोज है और फर्स्ट डोज के जो बचे हुए लोग हैं टारगेटेड ग्रुप के, उनका वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए। राजस्थान में 545 हमारे जो प्लांट्स लग रहे हैं ऑक्सीजन जनरेशन के, वो प्लांट्स में से 280 इंस्टॉल हो चुके हैं। कुछ में बिजली के कनेक्शन की समस्या है और कुछ में कुछ और समस्या है, तो उनको भी हर हाल में 24 नवंबर से पहले क्योंकि मामूली काम है उनमें, ये पूरे के पूरे फंक्शनल हो जाएं, इस बात के भी डायरेक्शन जारी किए ताकि राजस्थान में करीब 47,000 हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रिक्योर किए हैं, कोई 10 लीटर के, कोई 5 लीटर के। ये तमाम सुविधाएं उत्पन्न होने के बाद 1,000 मेट्रिक टन जनरेशन लिक्विड ऑक्सीजन की हमारे पास सुविधा हो जाएगी। ऑक्सीजन बैंक बनाने की बात है। अगर कोई घर पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड करता है तो हमारा विभाग उस बैंक के माध्यम से मरीज को घर पे भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सुविधा भी हम विकसित कर रहे हैं। डेंगू से राजस्थान में 10 मौतें हुई अभी तक। बाकी स्क्रब टाइफस है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है और बीमारियां जो मौसमी, उनमें से किसी एक भी मृत्यु नहीं हुई। 10 डेंगू के रिपोर्टेड केसेस हैं डेथ के। सर, हॉस्पिटल के हालात तो बहुत बदतर हैं, क्योंकि हमने अभी आज ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट लिख के SMS की जयपुर हॉस्पिटल में जाकर आए हैं। बेड नहीं है, बेंच पर इलाज कराया जा रहा है। तो आलम ये कि स्टाफ खुद ही कह रहा है कि स्टाफ इतना नहीं, इतना होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कोरोना जैसे हालात दोबारा प्रदेश में बन गया? क्या पहला आइडिया नहीं था सरकार को कि ऐसे हालात बन सकते हैं जो इस तरह की बदतर हालात से गुजरना पड़ रहा है मरीजों को? देखिए, तो हर साल आते हैं। और अब सीधा रुख करते हैं लखनऊ की तरफ, जहां इस समय प्रियंका गांधी संबोधित कर रही हैं। उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं, उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर? उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है यह निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है, जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर कोर्स किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए, आपकी सुरक्षा को। और सीकर में सड़क हादसे में 2 लोग। समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं।
महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या हैं। मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं। मैं जानती हूँ, मैं आपको देखती हूँ सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब मरुधरा में उपचुनाव का रण जारी है। पीसीसी चीफ प्रचार कर रहे हैं, जनता सरकार से खुश है। डोटासरा ने कहा दोनों सीट कांग्रेस जीतेगी, केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। बल्लभनगर और धारियावाद। मैं पहले कल बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में गया, 3-4 मीटिंगें मैंने अटेंड की। कल यहाँ पर भी मीटिंग अटेंड की, माहौल को देखा, समझा, और जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर सरकार की जो 2.5 साल की हमारी कार्यशैली है, जो योजनाएं हैं, जो कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट हुआ है, उससे लोग खुश हैं। और प्रतिशक्ताउत जी के प्रति लोगों का ये मन है कि जो 5 साल का कार्यकाल जनता ने स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी को दिया था, उसका अधूरा जो कार्यकाल है वो उनके सपने पूरा करने के लिए प्रीति सक्ताउत को दिया जाए। राहुल गांधी जी ने एक घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम कर्जे माफ करेंगे। नेशनलाइज्ड बैंकों को छोड़ करके तमाम किसानों के कर्जे माफ हुए हैं और 18,000 करोड़ रुपए के लगभग इसमें सरकार ने पैसा खर्च किया है और कर्जे माफ किए। कोरोना काल में 400 से ज्यादा वीसी लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोरोना में बेहतर इंतजामात किए, और देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ा कि राजस्थान में जिस तरह के से मॉडल अपनाया जा रहा है फर्स्ट वेव में कोरोना को रोकने के लिए, उस तरीके का हमको सबको प्रयास करना चाहिए। और इतना भ्रष्टाचार जम के हो रहा है कि मैं कह रहा हूं कि 70 साल में कभी भी इस तरह की बातें नहीं हुई जिस तरह की बातें हो रही हैं। पैसे की परवाह नहीं और पैसे का दुरुपयोग और कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और कर रहे हैं। आप देखिए, सरकार गिराने के लिए चाहे जितने पैसे ले जाओ, सरकारें गिरा दो, चाहे जैसे क्या हुआ आप देखिए, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में भी, इसमें महाराष्ट्र में भी करने जा रहे थे लेकिन नहीं हुआ। कैसे गिरी महाराष्ट्र की सरकार, कैसे गिरी आप बताइए, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गिरी, हमारे यहाँ किस तरह की साजिश हुई। तो और गुलाब चंद कटारिया जैसे सीनियर आदमी, 7 बार का एमएलए, नेता प्रतिपक्ष, उसको एक टिकट के लिए मेवाड़ में नहीं पूछा गया। आप बताइए, जो गौतम लाल मीणा जी स्वर्गवासी हो गए, उनके बेटे 2 बार प्रधान बन गया और उस बीजेपी ने उसको भी टिकट नहीं दी, और उसमें भी कहने नहीं चले। वहां पर जो पीतलिया को टिकट दिलाना चाह रहे थे ये लोग बाग, पीतलिया को नहीं मिली तो क्या अमित शाह जी रगड़ के रख देंगे, वापस फॉर्म डालो, तो वहां भी टिकट अपने हिसाब से। गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ चाहते नहीं थे उनकी किरण महेश्वरी जी की लड़की को, वहां पर उनको टिकट दी। तो गुलाब चंद कटारिया जी की हैसियत क्या रहेगी इस भारतीय जनता पार्टी में, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। वो किस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों इस बीजेपी में क्या ले रहे हैं। जब 3 टिकटें बटी, तीनों में उनको कोई पूछा नहीं गया, तो आज क्या बोल करके वो जनता के बीच में जाएंगे कि आप वोट दीजिए भाजपा को। अनर्गल बयानबाजी के अलावा इनके पास में कुछ बचा नहीं है। वसुंधरा राजे जी का क्या हाल बना रखा है इन्होंने, आप देखिए। वो भिंडर साहब को टिकट दिलाना चाहती थी, कहाँ है भिंडर साहब, भिंडर साहब निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो या तो वसुंधरा राजे जी से जवाब मांगा जाना चाहिए कि 1 महीने पहले आपने लंच कराया था, डिनर कराया था, और आपका आदमी निर्दलीय क्यों लड़ गया। या फिर उनकी उस दिन टिकट तय हो गई थी तो किस व्यक्ति ने उनकी टिकट कटवाई, और ये नया खिलाड़ी कहाँ से कैसे मैनेज होकर के आया, कैसे कहाँ से आया। लोग बाग जो बातें कर रहे हैं कि साहब बहुत पैसे वाला है, तो क्या यहाँ की बल्लभनगर की जनता को खरीदना चाहते हैं क्या पैसे से। जोधपुर पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आगामी चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव की दोनों सीटें जीतेगी और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने महंगाई और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और उसे हर मोर्चे पर विफल बताया। कांग्रेस अध्यक्षा और राज्य में जो निर्णय लिया है उसका पालन करेगी। चुनाव की घोषणा हुई है और हम सबका उद्देश्य यही है कि आने वाले जो उपचुनाव राजस्थान में पूरा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बल्लभनगर और दोनों की कांग्रेस पार्टी की चुनाव है और आने वाले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहाँ पर भी कांग्रेस और बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा, हम सब इस बात की गवाह हैं। पिछले 7 सालों में हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है और जो बातें कही गई, जो भाषण दिए गए, जो मैनिफेस्टो में अपनी बातें रखी गई, उन सब पर आज काम नहीं हो रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसानों के प्रति जो उनकी बेरुखी है, जिस अत्याचार के माध्यम से किसानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है भाजपा की उनकी सरकार, उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता अलका गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आपस में उलझी हुई है और बीजेपी की दोनों उपचुनाव में जीत होगी। एक्चुअली वो आपस के झगड़े में इस तरह से उलझे हुए हैं कि वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैचारिक अधिष्ठान को आगे लेके चलती है। हम एक मुखी होकर काम कर रहे हैं। हम अनुशासित पार्टी हैं और जो बयान आज कांग्रेस अध्यक्ष के बार बार आ रहे हैं, ये बता रहे हैं उनसे उनकी मानसिक स्थिति और पार्टी की स्थिति के बारे में। तो निश्चित रूप से दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कि वैसे तो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, वो मंत्रिमंडल बनाए नहीं बनाए, हटाएं किसी को, लेकिन जब जब उनकी पार्टी संकट में आती है तब तब ये शगुफा उनकी तरफ से छोड़ा जाता है। अब ये दोनों उपचुनाव हैं, उनका कैडर काम नहीं कर रहा है, तो पार्टी के नेताओं को चुनावी काम में लगाने के लिए फिर एक शगुफा उनकी तरफ से छोड़ा गया है। बाकी तो भविष्य बताएगा कि वो क्या करते हैं। अब बात गांव की सरकार की। अलवर जिले में पहले चरण के वोट कल डाले जाएंगे। इस चरण में 5 पंचायत समितियों में 115 वार्ड पार्षद चुने जाएंगे, जिसके लिए करीब 6,89,000 वोट अपना वोट डाल सकेंगे। वोट के बाद ईवीएम जिला मुख्यालय पर रखी जाएगी। वोटों की गिनती तीनों चरणों के मतदान के बाद 29 अक्टूबर को होगी। मतदान दलों को ट्रेनिंग के बाद रवाना किया गया। जिले की 5 पंचायत समिति के 99 वार्ड और जिला परिषद के 16 वार्डों में प्रचार का शोर खत्म हो गया। आज केवल घर घर वोट मांग सकेंगे। 20 को सुबह 8 बजे से वोट डालने शुरू हो जाएंगे। वोट के बाद ईवीएम अलवर में रखी जाएगी। बूथों पे करीब 1490 कांस्टेबलों को बूथों पर नियुक्त किया गया है और 985 होमगार्ड बूथों पर लगाई गई है। इसके अलावा क्रिटिकल पे मोबाइल पार्टियों में उसमें अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। खेती किसानी जीविका ही नहीं, धर्म भी है, जिससे अलग नहीं हुआ जा सकता। ये बात इसलिए क्योंकि चूरू के सादुलपुर से विधायक और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कृष्णा पूनिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पूनिया हाथ में हंसिया लेकर बाजरे के सिट्टे काटती हुई नजर आ रही है। दरअसल पूनिया जब भी अपने ससुराल गागड़बाज जाती है, खेतों का काम जरूर करती है। सोमवार शाम को भी कृष्णा जब अपने ससुराल पहुंची तो खेतों में महिलाओं को बाजरे के सिट्टे काटते देख खुद को रोक नहीं पाई। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में कृष्णा बाजरे के सिट्टे काटते हुए महिलाओं से बातें करती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि पूनिया के पिता का डेयरी का काम था, इसलिए कृष्णा बचपन से खेती और दूध निकालने का काम करती रही। ये तो एम कोनी की मैं और सारी की करने की जरूरी है। सारी करता हूँ के थाने एक एक फोटो कोटा के किसानों को एक बार फिर कुदरत का कहर झेलना पड़ा। बेमौसम बरसात ने गजब की तबाही मचाई है। आसमानी आफत के रूप में तेज हवाओं के साथ बरसी बरसात ने किसानों का सब कुछ तबाह कर दिया। जो फसल खेतों में तैयार हो चुकी थी वो मंडी में जाने वाली थी, लेकिन बरसात के चलते बर्बाद हो गई। यहाँ सबसे ज्यादा सोयाबीन, लहसुन, आलू और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कोटा के अर्जुनपुरा गांव का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। इससे कोटा ही नहीं बल्कि पूरे हाड़ौती संभाग में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कोटा के अर्जुनपुरा गांव का एक खेत का दृश्य है, जहां आप धान की फसल को देख सकते हैं। पूरी तरह से ये फसल तबाह हो चुकी है और किसानों का तो यह तक कहना है कि ये फसल अब जानवरों के भी खाने के काम नहीं आ पाएगी। हम यहाँ के किसान से बातचीत करते हैं जो यहाँ के खेत मालिक है। किस तरह का कितना नुकसान हुआ है? 70 से 80% नुकसान हुआ है और अभी जो ये फसल पककर हमारे घर पे जाने वाली थी और अभी क्या है अच्छी रेट चल रही थी तो किसान इसको मंडी में भी बेच रहा था,
लेकिन अभी ये जो बारिश हुई है तो इसमें नमी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो ये मंडी में बिकने लायक नहीं रही। और बचा खुचा जो हम चारे के लिए, पशुओं के लिए इसको यूज करते थे, और ये सब मतलब पराल भी जो हमारा चारा है ना, वो भी अब हम पशुओं को नहीं खिला सकते, क्योंकि रात भर बारिश हुई है, उससे खेतों में पानी भरा रहा और अधिक नमी। इसके अलावा कौन कौन सी फसलों को नुकसान हुआ है? इसके अलावा अभी जैसे हमने यहाँ पे आलू की बुआई की थी, और आलू खत्म हो गए। हमारा जो अभी आलू 10 से 12 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से जो बीज आ रहा है, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। किसान यहाँ से 300 400 किलोमीटर दूर से। तो आप देख सकते हैं ये अर्जुनपुरा गांव का दृश्य है। यहाँ धान की फसल पूरी तरह से आड़ी पड़ चुकी है। धान की फसल के अलावा भी लहसुन की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। जो लहसुन की बुआई हो चुकी थी उनको भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा सोयाबीन की फसल भी लगभग नष्ट हो चुकी है, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोटा संभाग में करीब 400 से 500 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। 31 अक्टूबर 1955 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। उस दिन आणंद में खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ के भवन का उद्घाटन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस मौके पर देश की भावी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मौजूद थी। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंखों से जो सपना गुजरात के किसानों ने देखा था, उसके पूरे होने का कामयाब सफर हौसलों की पक्की राह पर शुरू हो गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।